हम लोग बजट के बारे में देख रहे हैं। 2023 का जो बजट आया है, इसको दो पार्ट में हम लोग देखेंगे। एक तो करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूरे साल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाने हैं। और दूसरा थोड़ा सा स्ट्रक्चर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बजट के बारे में। ये तो पता ही होगा कि बजट देखो कोई रियल वर्ड नहीं है। बजट एक फ्रांस से वर्ड चला आया। छोटे थैले बैग को बजट बोला जाता है फ्रांस में। वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर लेके जाते थे उस थैले को बजट बोलते थे, तो वो पूरी दुनिया में फैल गया कि बजट आ रहा है, बजट आ रहा है। भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका रियल नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिंदी में बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। एक साल का लेखा जोखा ना, वार्षिक वित्तीय फाइनेंस का विवरण मतलब लेखा जोखा। तो ये नाम पूछ लिया जाता है ना, रियल नेम क्या है बजट का। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में आता है। 112 में इसका उल्लेख है, 112 में। कुछ इससे जुड़ी हुई बेसिक चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं। और ये फिर से या तो इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई है या तो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई है। नंबर 1, पहले इसका देखो, बजट एक मनी बिल होता है। जब हम लोग संविधान पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि कई तरीके के बिल होते हैं, विधेयक, सामान्य बिल, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, फाइनेंस बिल। ऐसे एक मनी बिल होता है आर्टिकल 110 में जिसकी डेफिनेशन दी गई है। धन विधेयक, धन विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जिसको सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। इसलिए बजट सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। ये देखो, ओनली इन लोकसभा। ये भी पता है, फाइनेंस मिनिस्टर बजट हमेशा लोकसभा में पेश करेगा, राज्यसभा में नहीं। ये तो पता है, राज्यसभा किसी भी मनी बिल को सिर्फ 14 डेज तक डिले कर सकता है, 14 दिन तक रोक सकता है। तो ऐसे बजट को भी 14 दिन तक रोक सकता है, लेकिन लाया सिर्फ लोकसभा में जाएगा, ये याद रखना है। अच्छा, बजट क्या है? आय और व्यय का ब्यौरा, कि कितनी आय है, कितना व्यय है, लेखा जोखा पूरा। तो आय, भारत की जितनी आय होती है वो होती कहां पे है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 266। ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है और बहुत पूछा जाता है कि एक 266 आर्टिकल है। 266 ये क्या करता है? ये कुछ खातों के बारे, अकाउंट के बारे में बताता है। भारत की जितनी आय होती है ना, वो इस अकाउंट में है। इस अकाउंट को आर्टिकल 266 से में इसका उल्लेख है। 266 इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि। अच्छा, ये कोई कोई ऐसा अकाउंट तो है नहीं कि कोई बैंक में अकाउंट खुला है, इसमें डेली लोग टैक्स ले, सामान खरीदते हैं, टैक्स जाता है, आता जाता है, और उसी वही टैक्स को खर्चा किया जाता है। तो एक तरीके से बस नाम दिया गया है भारत के पूरे राजस्व को, जो पैसा आता खाता होता है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। इसी में एक और अकाउंट होता है 266 में, इसी आर्टिकल से, जिसको पब्लिक अकाउंट बोलते हैं, लोक निधि। 266 से दो खाते आते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि, और लोक निधि। लोक निधि वो पैसा है, वहां पे वो पैसा रखा जाता है वो जो सरकार का नहीं है, वो बस हमारा लोगों का पैसा है, सरकार के पास रखा हुआ है। जैसे प्रोविडेंट, पीएफ होता है, लोग जॉब करते हैं, पीएफ कटता है, पीएफ जाता है, सरकार उसको उसका खर्चा कर सकती है, लेकिन वो सरकार का पैसा है नहीं, सरकार को देना पड़ेगा लोगों को वापस। ठीक है, तो ऐसे पैसे को सेविंग सर्टिफिकेट, जो सेविंग वाली, बचत वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो सब तो पब्लिक अकाउंट कहते हैं। एक तीसरा 267 एक आर्टिकल होता है, ये तो 266 हो गया। इसमें एक होता है भारत की आकस्मिक निधि, जिसको कंटिजेंसी ऑफ फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। आकस्मिक मतलब इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली। इसमें 30,000 करोड़ रुपए रखे जाते हैं इमरजेंसी के लिए, और वो ये राष्ट्रपति के कंट्रोल में होता है। तो जब बजट आता है तो इस खाते की बात नहीं होती, ये तो आकस्मिक निधि है, राष्ट्रपति का कंट्रोल में, इसको छोड़ दो। इसकी बात होती है बस भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसमें कितनी आय हो रही है और कितना व्यय हमें करना है। तो ये याद रखना है कि बजट किस खाते से संबंधित है। अच्छा, बजट हमेशा 1 फरवरी को आता है, ये भी पता है सबको। पहले बजट 1 मार्च को आता था, लेकिन फिर 2017 से मोदी जी ने डेट इसकी 1 महीने पहले बढ़ा दी, तो अब हमेशा 1 फरवरी को बजट लाया जाता है। बजट तैयार कौन करता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बजट भारत में तैयार कौन करता है? ये सबको पता है, वित्त मंत्री पेश करता है। लेकिन वित्त मंत्रालय के अंदर कई डिपार्टमेंट होते हैं। अभी वित्त मंत्रालय के अंदर 6 डिपार्टमेंट हैं। उनमें से एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का विभाग। ये बजट तैयार करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और ऑप्शन ऐसे ही देते वित्त मंत्रालय के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, आय का विभाग, व्यय का विभाग, ऐसे विभाग हैं, फाइनेंशियल अफेयर्स का विभाग। वो सब नहीं, बजट तैयार करता है इकोनॉमिक अफेयर्स का विभाग वित्त मंत्रालय के अंदर। अच्छा, ये कुछ नाम है, ये तो पता होने चाहिए कि भारत का पहला बजट पेश किया था भारत के पहले वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर RKS शेट्टी, सन्मुखन शेट्टी ने पेश किया था।
भारत में अभी तक सबसे ज्यादा बार बजट मोरारजी देसाई ने पेश किया। ये बहुत सालों तक वित्त मंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, तब भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो 10 बार बजट इन्होंने पेश किया है ना। तो ऐसे कुछ ये बेसिक पॉइंट है जो मैंने बजट, हम लोगों ने बजट पढ़ने से पहले मैंने बताया, और सब काम के पॉइंट्स हैं ये सब। अब हम फिर से, अब ये अभी बजट नहीं पढ़ रहे हैं, अभी मैं इकोनॉमिक्स वाली एक चीज बता रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बजट के बारे में। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तब बजट आप समझ सकते हो सही से। अच्छा, बजट में ये नहीं होता कि कितना सरकार ने कौन सी योजना शुरू की, किस पे कितना खर्चा कर रहे हैं, ये चीजें पूछी जाती है लेकिन बहुत कम पूछी जाती है। ज्यादातर चीजें ये वाली पूछी जाती हैं जो इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई है। समझना, देखो, और ये सबसे काम की चीज है जो बताने जा रहा हूं कि बजट में आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। और आय व्यय का लेखा जोखा कैसे बनाया जाता है, देखना इधर, देखो, अगर ये बजट है तो इधर हम लिखेंगे आय, ये है आय मतलब इनकम, और इस तरफ है हमारा व्यय, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। अब देखो आय और व्यय, अब ये इनकम जो है ये दो तरीके की हो सकती है, यहीं से ये कॉन्सेप्ट टफ हो जाता है बजट को समझना। देखो, इनकम दो तरीके की हो सकती है। एक इनकम हो गई, उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू, रेवेन्यू, या हिंदी में इसको बोलेंगे राजस्व आय, रेवेन्यू। इनकम भी लिख सकते हो, रिसिप्ट भी लिख सकते हो, कहीं कहीं पे रिसिप्ट लिखा होगा तो राजस्व आय है। और दूसरी होगी कैपिटल या पूंजीगत आय, कैपिटल रिसिप्ट या पूंजीगत आय। अब देखो ये इसका मतलब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं बस। राजस्व और पूंजी, ये दो शब्द बहुत काम के हैं। राजस्व का मतलब क्या होता है, देखो, वो आय जो बार बार होती रहे, ये रिकरिंग आय जिसको बोलते हैं। रिकरिंग मतलब जो बार बार हो, एक महीने में या हर दिन हो रही हो, या एक महीने में हो रही है, अगले महीने फिर आय वो हो जाए, ठीक है। पूंजीगत आय वो बार बार नहीं होगी, वो कभी कभी होगी, लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय के लिए होती है। जैसे एग्जांपल समझो, ये राजस्व आय दो तरीके की हो सकती है। एक तो टैक्स वाली आय, और एक होती है नॉन टैक्स, बिना टैक्स वाली आय। टैक्स और बिना टैक्स, टैक्स में सबको पता है जीएसटी भारत सरकार लगाती है, इनकम टैक्स लगाती है, कारपोरेशन टैक्स लगाती है, निगम कर जिसको बोलते हैं, ये सब टैक्स लगाती है इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आय तो हमेशा होती रहती ना। जीएसटी तो डेली आप कुछ भी खरीदने जाओ जीएसटी लग जाता है, तो डेली सरकार की आय, इसलिए रिकरिंग आय है, बार बार हो रही है, राजस्व आय है, ठीक है। दूसरी है नॉन टैक्स, जो बिना टैक्स के सरकार के पास आ रही है, टैक्स नहीं लग रहा। जैसे सबको पता है सरकार क्या करती है, रेलवे भी तो चला रही है सरकार, बसें चला रही है सरकार की, कंपनी चल रही है, ठीक है। इससे सरकार को प्रॉफिट मिलता है। जो सरकार का जितना भी प्रॉफिट या डिविडेंड होता है, लाभ, रेलवे, पीएसयू, ये सब चलाने से, ये बिना टैक्स, ये टैक्स तो लग नहीं रहा कोई भी, ठीक है। ये वाली आय, सरकार ने ब्याज दे रखा है, भारत सरकार ने ब्याज दे रखा है नेपाल सरकार को, या श्रीलंका को ब्याज दे रखा है, पैसा दे रखा है, तो उस पैसे पे ब्याज में, लोन दे रखा है, लोन पे ब्याज मिलेगा। तो भारत सरकार की जो इंटरेस्ट जो मिल रहा है भारत को, या ब्याज मिल रहा है भारत सरकार को, ब्याज मिल रहा है, ब्याज कई बार आएगा, इसलिए ये याद रखना, जो भारत को ब्याज मिल रहा है वो इसमें आ जाएगा क्योंकि टैक्स नहीं लगा है। ऐसे भारत सरकार तो कितने चालान करती है, कभी मोटरसाइकिल पे चालान, इस पे चालान, उस पे चालान, तो ये जितने भी फाइन वाइन लगते हैं वो भी सब भारत की आय तो है, तो ये नॉन टैक्स में आ गया सब। इतनी आय हो गई, देखो, ये रेवेन्यू, राजस्व आय जो आती रहती है। कुछ आय ऐसी है जो हमेशा नहीं आएगी, अब इधर देखना, जो हमेशा नहीं आएगी आय, ये पूंजीगत आय होगी, ये नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग बार बार नहीं आएगी ये, ठीक है। कौन सी आय, देखो, इसमें दो तरीके की होती है। एक तो होती है नॉन डेप्ट, डेप्ट बोलते हैं जो बिना उधारी वाली, बिना उधारी वाली, और एक वाली होगी उधारी वाली, ये होगी उधारी, भारत ने कहीं से उधार ले लिया, बोरोइंग कर ली। बिना उधारी वाली आय कैसे, इसमें दो चीजें मेन आती हैं इसमें। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, भारत ने क्या कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट हिंदी में बोलते हैं विनिवेश। विनिवेश का मतलब है भारत ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी, भारत ने एयर इंडिया बेच दिया, सरकार की कंपनी थी, सरकार को बेच दिया भारत ने,
भारत ने कोई पेट्रोलियम कंपनी है बीपीसीएल, आईओसीएल, उसमें अपनी हिस्सेदारी बेच दी कि हमारा 80% था, हम 7-10% हिस्सेदारी बेच रहे हैं। एलआईसी में भी पिछले 2 साल पहले बेच दिया भारत ने 5%। तो ये जो आय होती है इसको विनिवेश वाली आय बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट से आय आई। ठीक है, ये आय हो गई। दूसरा, भारत ने किसी को ब्याज दिया था तो वो ब्याज हमें वापस, लोन दिया था वो लोन वापस हो जाए, हमारा लोन वापसी। ये देखो, ये ब्याज मिला था, ब्याज तो बार बार मिलता रहेगा, लेकिन पूरा लोन मिल जाए तो अब बार बार थोड़ी ना मिलेगा, एक बार जिसने लोन दिया था दे दिया, तो इसलिए वो कैपिटल में आ जाएगा, और ब्याज जो मिला है इंटरेस्ट वो इसमें आएगा। ठीक है, तो जो लोन जितना भी है, लोन वापसी या रिटर्न आप लिख सकते हो, रिटर्निंग ऑफ लोन, जितना भी वापस मिल जाए वो सब इसमें आ गया। अच्छा, अब ये एक उधारी वाली आय भी, भारत कहीं से भी बोरो भी कर सकता है, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, कभी जापान से ले रहा है बुलेट ट्रेन बनाने के लिए, कभी ये कर रहा है तो उधारी लेगा, तो ये वाली आय हो जाएगी। तो ये टोटल 4 तरीके की आय हो पाई है, समझना। ये बहुत, इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। मैं फिर से एक एग्जांपल देके जो बोल रहा हूं, सोचो आप किसी एक इंसान को लो, मुझे ही ले लो, कि अगर मैं कोई मेरी आय 4 तरीके से हो सकती है, ये 4 तरीके मैंने बताए हैं, एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, कि मुझे हर महीने सैलरी मिले, अगर मैं कहीं नौकरी करूं हर महीने सैलरी मिले, तो ये हमारी आय हो गई बिना टैक्स वाली। मतलब इसको मान लो ये सैलरी वाली आय, मैं कुछ काम कर रहा हूं, काम के बदले भारत सरकार ट्रेन चला रही है, पीएसयू चला रही है, उससे आय हो रही है, तो ये आय मान लो, ये सैलरी वाली आय मेरी मान लो। दूसरा, मैंने अपने घर का जो है कमरा किराए पे दे रखा है, तो उस किराए से डेली हर महीने की आय हो रही है, टैक्स मान लो, क्योंकि किराएदार से हम टैक्स वसूल रहे हैं, तो ये वाली आय मान लो उसको। एक तो मुझे सैलरी मिल रही थी, दूसरा मुझे किराए से पैसा मिल रहा है, वो आय हो गई। तीसरा आय क्या हो सकती है, मैंने क्या किया, बिना उधारी, मैंने क्या किया, अपनी कोई चीज बेच दी, अपनी मोटरसाइकिल बेच दी, अपनी कार बेच दी, ये वाली आय हो गई। ये हर महीने नहीं आएगी, एक बार कैपिटल, इसलिए लंबे समय में आएगी, कैपिटल पूंजी कहता है, कार बेच दी अपनी, तो उससे कुछ पैसा आ गया, वो एक आय हमारी हो गई। ठीक है, और पांचवा, तब भी हमारा खर्चा नहीं चल रहा, तो हमने उधार ले लिया किसी से, वो भी आय में माना जाएगा। 14, तो ये 4 तरीके की आय हो गई, सैलरी हो गया, किराया मिल रहा था, कुछ बेच दिया हमने, या हमने उधार ले लिया, ऐसे समझ लो। तो ये 4 तरीके की आय है। 2 रिकरिंग है, बार बार होती रहेंगी, जो सैलरी है, किराया मिल रहा था मुझे, टैक्स और नॉन टैक्स, और 2 हमने कुछ बेचा है, उधार लिया है, ये बार बार तो होगा नहीं, तो ये कभी कभी होगा, तो ये वाली आय हो गई हमारी। अच्छा, अब आते हैं व्यय पे। व्यय भी ऐसे 2 तरीके का होगा, व्यय समझना थोड़ा आसान है। व्यय भी ऐसे ही होगा, एक व्यय होगा रेवेन्यू, जो बार बार खर्च हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या राजस्व व्यय, और एक होगा कैपिटल, वैसे ही कैपिटल या पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। ये पता है, ये बार बार खर्चा होगा, कैसे, जैसे हम भारत सरकार को हर महीने सैलरी देनी पड़ती है, पेंशन देना पड़ रहा है, लोगों को खाना खिलाना पड़ रहा है ना, सस्ते में राशन देती है सरकार, सब्सिडी दे रही है भारत सरकार, सब्सिडी दे रही है। हमने जितना लोन लिया है उस पर ब्याज देना पड़ रहा है, हमें ब्याज देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट जिसको बोल रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ रहा है, ये सब ये हर महीने देना पड़ेगा आपको, रिकरिंग बार बार खर्चा होगा। और कुछ खर्चा ऐसा होगा जो हमेशा नहीं करना पड़ेगा, भारत ने कोई रोड बनवाई, अभी ऐसा तो नहीं ना हर महीने रोड बनवा रहे हो, भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना खर्चा होता है ना, पुल बनवाया, ट्रेन चलाई, ये सब खर्चा, कोई हथियार, बड़ा विमान खरीद लिया, ठीक है, ये सब, तो ये अच्छा, हर बार थोड़ी ना खरीदोगे वो चीज आप, तो ये पूंजीगत व्यय होता है, जो संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाता है। तो ये बजट होता है हमारा। 4 तरीके की आय हो गई और 2 तरीके का व्यय हो गया, इन्हीं का लेखा जोखा बजट कहलाता है। और इससे कई क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जैसे मैं 2-3 डेफिनेशन अभी बता रहा हूँ, सीधे तो नाम पूछ लेते हैं पहले, कौन सा व्यय कैसा है, पहले तो मैं 2 डेफिनेशन बता रहा हूँ, और ये अभी बता देता हूँ, आगे बजट में पढ़ेंगे भी कि घाटा। अच्छा देखो, सरकार कोई प्राइवेट कंपनी तो है नहीं जिसका मकसद हो फायदा कमाना, प्रॉफिट दिखाना। अगर प्रॉफिट दिखाना सरकार का मकसद हो ना, तो सरकार से ज्यादा प्रॉफिट किसी को नहीं हो सकता, सबसे टैक्स वसूले जबरदस्ती और कुछ खर्चा ना करे, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। लेकिन सरकार का मकसद क्या है, लोगों के भले के लिए काम करना, इसलिए सरकार हमेशा आय से ज्यादा व्यय करेगी, हमेशा, हर साल जितनी आय होगी उससे ज्यादा व्यय किया जाएगा, हमेशा घाटे में सरकार का बजट रहेगा।
ठीक है, तो हमेशा व्यय बड़ा होगा, आय हमेशा कम रहेगी, ये चीज याद रखना है। अच्छा, घाटा जो होगा, इसलिए घाटा कई तरीके का होता है। 3 घाटों की डेफिनेशन पूछी जाती है, मैं बता रहा हूं आपको, समझना है। 3 घाटा। पहला घाटा है, उसको बोलते हैं बजट घाटा। बजट घाटे की डेफिनेशन बड़ी सिंपल, बजट डेफिसिट जिसको बोलते हैं, बजट डेफिसिट पहला। इसका मतलब क्या होता है, कुल व्यय माइनस कुल आय, क्योंकि ये बड़ा है ना, खर्चा ज्यादा हमारा होगा सरकार का, तो मतलब टोटल व्यय माइनस टोटल आय, ये बजट घाटा हो गया। ये सिंपल डेफिनेशन पूछ ली जाती है, बजट घाटे की परिभाषा बताओ। टोटल व्यय माइनस टोटल आय। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिस्कल डेफिसिट, ये देखो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, इसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा या वित्तीय घाटा। सबसे इंपॉर्टेंट फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट सही चीज बताता है, बिल्कुल। इसलिए देखो, जब भी कभी न्यूज आप सुनोगे कहेंगे फिस्कल डेफिसिट इतना हो गया है, वित्तीय घाटा इतना हो गया भारत का। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, देखो फिस्कल डेफिसिट में क्या है, व्यय, कुल व्यय। व्यय तो टोटल लिखा जाएगा फिर से, क्योंकि खर्चा हमारा हुआ है, तो व्यय टोटल लिखा होगा। लेकिन आय हम टोटल नहीं लिखेंगे, देखना इधर, आय कितनी लिखेंगे हम, ये वाली टैक्स वाली आय, असली ये आय हमारी सही है, ये लिखेंगे, ये आय ये भी लिखेंगे, ये आय ये भी लिखेंगे। ये उधारी हमारी आय नहीं है, उधारी को झूठा झूठा हमने आय मान लिया था, ये हमें देना पड़ेगा, ये आय नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, टोटल व्यय माइनस आय में बस ये चीजें जोड़ देंगे, टैक्स वाली आय, बिना टैक्स वाली आय और बिना उधारी वाली आय। या ऐसे कर सकते हैं, रेवेन्यू वाली आय, कैपिटल वाली आय माइनस उधारी वाली आय, मतलब ये आपको घटा देना है बस, उधारी वाली, ये रियल आय नहीं है, ये हमारा फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा, वित्तीय घाटा। ठीक है, तो ये इतने कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। और अब हम इसके आगे देखते हैं बजट अपना इस साल का। ठीक, देखो ये बजट है, अब इसमें कुछ है नहीं, जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं बजट के बारे में। देखो भारत इस साल का जो बजट है 23-24 वाला, उसको 7 पिलर्स पर, 7 वरीयताएं मानी गई हैं इसमें, 7 प्राथमिकता, देखो लिखा 7 प्राथमिकताएं, 7 प्रायोरिटीज भारत के बजट को। इनको नाम दिया गया सप्तऋषि। तो सीधे नाम पूछ लेंगे, देखो बजट में ये नाम बहुत पूछे जाते हैं कि सप्तऋषि क्या है, कौन कौन सी प्रायोरिटी है। तो ये बजट इन 7 चीजों पर फोकस कर रहा है। समावेशी विकास, समावेशी विकास का मतलब होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब सबका विकास हो, ऐसा नहीं हो सिर्फ अमीर लोगों का विकास हो, गरीब वैसे रह जाए। होता कुछ भी नहीं, बस लिखने में है। भारत में सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है, अमीर बहुत जल्दी स्पीड में अमीर हो रहा है और गरीबों की हालत खराब ही है। आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, जो भारत जो सबसे लास्ट व्यक्ति, सबसे गरीब व्यक्ति, उसके तक पहुंचा जाए। अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड ब्रिज पुल बनाए जाए, इस पे तो काम थोड़ा हो रहा है। क्षमता का विकास, लोगों के अंदर पोटेंशियल डेवलप करना। हरित विकास मतलब ऐसा विकास करना जिससे पर्यावरण को प्रदूषण ना हो। ठीक, यूथ पावर, युवा शक्ति का इस्तेमाल करना है। और फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र का वो है, वित्तीय क्षेत्र जो बैंकिंग सिस्टम ये सब आ जाता है, इसको डेवलप करना। तो ये 7 पिलर्स पर भारत का बजट आधारित है। देखो जो मैंने बताया था, अगर आपको पूरा बजट एक उसमें देखना हो ना, तो ये सबसे अच्छा डायग्राम होता है। और ये डायग्राम बहुत काम का है, इसको समझना भी बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है। जो मैंने पहले बता चुका हूं ना, वही सब है डेफिनेशन। और इसको जो भी देख रहा है वो स्क्रीनशॉट इसको लेके इसको कई बार देखोगे तब समझ में आएगा। भारत का इस बार का बजट 45 लाख करोड़ का है, 45 लाख करोड़, 45.03 लाख करोड़ का। ठीक है, इतना बजट है टोटल, मतलब टोटल व्यय, खर्चा ये है टोटल। आय इतनी नहीं है, मैंने बताया आय इतनी नहीं होती है, लेकिन खर्चा होकर किया जाता है भारत। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, मैंने बताया था आय 2 तरीके की होती है, राजस्व जो बार बार आए, पूंजीगत जो रिकरिंग नहीं होती है, कभी एक बार मिलती है बस। तो राजस्व आय ये वाली है, देखो ग्रॉस टैक्स ये वाली है यहाँ पर, ये वाली रिसिप्ट। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू और नेट टैक्स रेवेन्यू ये वाली, ये सब मिला के ये राजस्व आय भारत की है। ठीक है, ये वाली टैक्स वाली हो गई, ये नॉन टैक्स हो गई, ये टोटल मिलाकर देखो टैक्स और नॉन टैक्स 2 हो गई। तो ये वाली हमारी राजस्व आय है, जो ये ब्लू ब्लू में है इधर। और ये पूंजी वाली आय हो गई, पूंजी आय जो बार बार नहीं होती है। हमने राजस्व आय 2 तरीके की पढ़ी थी ना, टैक्स और बिना टैक्स। टैक्स वाली देखो इधर लिखी हुई है, कितने बड़े बड़े टैक्स भारत लगाता है, जीएसटी लगाता है, एक्साइज लगाता है, कस्टम टैक्स है, ऊपर कारपोरेशन निगम कर ये है यहाँ पर। और कितना है वो सब लाख करोड़ में है सब। टोटल टैक्स से भारत को 33.61 लाख करोड़ मिल रहा। ठीक है, अब अच्छा देखो,
अब बिना टैक्स वाली आय हो गई, ये पूंजीगत आय है। पूंजीगत आय जो कभी कभी मिलती है जिसमें उधारी है, डेप्ट, डेप्ट मतलब उधारी। 17.87 लाख करोड़ का उधार है भारत ने लिया, ठीक है, तो ये उधारी वाली है, ये आय होगी। और इधर ये व्यय है, ठीक है, ये वाला व्यय, ये वाला व्यय ऊपर वाला जो है ये वाला स्कीम्स पर है, भारत सरकार जो जो योजनाएं चला रही है। यहाँ पर नीचे सैलरी के बारे में बता गया है, ये सब चीज ये हम आगे डिस्कस करेंगे बजट। ये बस डायग्राम में आपको बता रहा हूँ कैसे बना के बताया जाता है, ठीक है, तो इसको देख लेना आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार। चलो हम लोग देखते हैं इसमें कुछ, ये एक डायग्राम है, इसमें कुछ चीजें काम की हैं। देखो घाटा कभी कभी पूछ लेते हैं। भारत को जो भी मैंने घाटे बताए थे, जो राजकोषीय वित्तीय घाटा है ना, इस साल अनुमान लगाया गया है 2023-24 के बजट में 5.9 रहने का, और जो इससे पहले हो चुका है 22-23 का बजट, उसमें 6.4 घाटा रहा है, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट जिसको बोलते हैं, राजकोषीय घाटा। ये बहुत पूछा जाता है। 22-23 पिछले साल में 6.4 रहा है, और अगले साल जो होने वाला अनुमान है वो 5.9 है पूरी जीडीपी का, ये पूछ लिया जाता है। और वित्तीय घाटा में बता चुका हूं, राजकोषीय घाटा डेफिनेशन क्या है, टोटल व्यय माइनस टोटल इनकम, और उधारी वाली इनकम हटा देनी है टोटल इनकम में से, बस डेप्ट वाली हटा देनी है हमें, वो हो जाएगा। ये घाटे हमारे काम के लिए नहीं है, बस फिस्कल डेफिसिट आप याद रखो कितना होता है भारत में, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो भारत सरकार कहाँ कहाँ खर्चा कर रही है, इससे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बस ज्यादा सबको रटने नहीं होते, कितने लाख करोड़ कितने लाख करोड़। बजट उन लोगों को बड़ा मुश्किल लगने लगता है क्योंकि वो हर चीज रटने लगते हैं, ठीक है। भारत सरकार जो जितना पैसा आता है उसमें सबसे बड़ा खर्चा भारत सरकार का क्या है, ब्याज पर जो भारत पैसा देता, भारत जो ब्याज अदायगी करता है, भारत ने जो लोन ले रखा है ना, उस लोन पे जो ब्याज पे करता है भारत, लोन भी नहीं दे रहा है, लोन पर जो ब्याज दे रहा है बस, वो भारत का सबसे बड़ा खर्चा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा आता है, भारत का सबसे बड़ा व्यय किस चीज पे होगा, डिफेंस पे होता है, इस पे होता है, उस पे होता है, कई चीजों में पूछेंगे किस पे होता है, ठीक है, लोगों को खाना खिलाने में हो रहा है, सब्सिडी देने में हो रहा है, किस पे हो रहा है, तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा खर्चा हमारा है ब्याज, ठीक है, ब्याज अदायगी, ठीक है, तो ये खर्चा हो गया। और हमें कुछ भी नहीं पढ़ना, इधर 2 चीजें हमें याद रखनी है बस, कि इस बार इस साल के बजट में भारत ने सबसे बड़ा खर्चा किस मंत्रालय पे किया है, डिफेंस मिनिस्ट्री पे किया है, रक्षा मंत्रालय पे। रक्षा मंत्रालय को 5.94 लगभग 6 लाख करोड़ रुपए दिए गए, डिफेंस का बजट बढ़ाया गया, ठीक है। नंबर 2 पर रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है 2.7 करोड़, ठीक है, लाख करोड़ में है ये सब, 2.7 लाख करोड़ रोड मंत्रालय। रोड बनाई भी खूब जा रही है, संरचना पे खर्च भी करना है सरकार को। और तीसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, आज तक रेलवे का सबसे बड़ा बजट ये दिया गया, इसलिए लिख भी दिया गया, हाईएस्ट इट हैज एवर बीन, रेलवे का सबसे बड़ा बजट ये दिया गया 2.4 लाख करोड़। रेलवे पे बड़ा खर्चा सरकार करेगी इस साल, ठीक है। तो बस हमें 3 याद रखना है, डिफेंस मंत्रालय, रोड मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय, बस, और कुछ नहीं याद रखना। ये लाख करोड़ भी भूल जाओ कोई मतलब नहीं, कभी नहीं पूछा जाएगा, बस ये याद रखना चाहिए सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज पे होता है, ब्याज अदायगी पर। और इधर किन मंत्रालय को सबसे ज्यादा खर्चा पैसा अलॉट किया गया है, डिफेंस मिनिस्ट्री, रोड मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, बस। और लाख करोड़ कभी रटने के लिए बैठना भी मत किसी को भी। अब ये देखो यहां पर 3-4 क्वेश्चन इससे बड़े अच्छे आते हैं कि रुपया कहां से आता है, रुपया जाता कहां पर है, सबसे ज्यादा रुपया किस चीज से आ रहा है, सबसे ज्यादा रुपया जा किस चीज पे रहा है। तो देखो ऐसे ही एक डायग्राम ये इधर है, ये वाला थोड़ा ज्यादा सही लगता है, वो ये और ये सेम डायग्राम है, चाहे इसका कोई लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे इसका लेना, दोनों बड़ा एक ही जैसे हैं, ठीक है। मैं इस वाले में बता रहा हूं कि क्या है, कि देखो भारत का सबसे ज्यादा पैसा, रुपया कम्स फ्रॉम, रुपया आ कहां से रहा है, तो देखो अगर भारत के पास 1 रुपया आ रहा है तो उसका 34 पैसे कहां से आएंगे, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से, ठीक है। हम जो उधार ले रहे हैं लोगों से, वर्ल्ड बैंक से, अमेरिका से, जापान से, ये सब सबसे बड़ा आय हमारी यही है, उधारी वाली आय, मतलब उधार ले लेके सरकार खर्चा करती है, आप सोचो, ठीक है, तो सबसे बड़ी आय ये है। इसके बाद जो नंबर 2 पे आय है, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ये भी याद रखना है, सबसे बड़ा खर्चा भारत का ब्याज देने पे है, और सबसे बड़ी आय भारत की लोन है, जो उधार हम लेते हैं वो। नंबर 2 वाला सबसे इंपॉर्टेंट, ये अब टैक्स शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ा टैक्स भारत के पास में कौन है, 17%, देखो ये है जीएसटी,
टोटल आय का 17%। अगर 1 रुपया आ रहा है तो 17 पैसे जीएसटी से आ रहा है, इसलिए जीएसटी सबसे बड़ा टैक्स बन जाता है। जीएसटी के बाद में ये 15% के दो टैक्स, इनकम टैक्स और वाणिज्य कर, ये भी 15% और आयकर भी 15%। बस हमें तीन ये याद रखने, बस 1 2 3 4, बस इतने याद रखने, और बाकी के कोई काम के नहीं। तो सबसे बड़ी आय लोन जो हम लेते हैं वो, नंबर 2 पर जीएसटी, इसलिए सबसे बड़ा टैक्स माना जाएगा। जो सबसे बड़ा कर कौन सा हो गया? जीएसटी। 1 रुपया आ रहा है तो 17 पैसे जीएसटी से आते हैं, 15 पैसे वाणिज्य कर से, कॉर्पोरेशन टैक्स जो उद्योग लगाए जाते हैं उनसे, और 15 पैसे आयकर से आ जाते हैं। बस ये हो गया। अब अच्छा, सबसे बड़ा खर्चा होता कहाँ है वो मैं बता भी चुका हूं, और ये फिर से देखो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर आपके भारत के पास 1 रुपया भारत खर्च कर रहा है तो 1 रुपए में 20 पैसे किस पे खर्च करेगा? ब्याज देने में। जो हमने लोन ले रखा है उस पे ब्याज देने में 20 पैसे खर्च कर दिए जाते हैं। 18 पैसे राज्यों को दे दिए जाते हैं, यूपी बिहार इनका सबका हक होता है। तो केंद्रीय बजट में ऐसा तो है नहीं कि इतना पैसा भारत के पास आया है, ये सब आए और भारत कहीं और कोई जगह है जहां मोदी जी खर्च करेंगे जाके। भारत राज्यों से मिलकर बना हुआ है तो राज्यों पे ही खर्च करना है, तो राज्यों को हक दे दिया जाता है। 18 पैसे उसमें चले जाते हैं। 17 पैसे फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो केंद्र की योजनाएं हैं वो अपना खर्च करता है। मोदी जी योजना लॉन्च करते हैं ना, उन योजनाओं पर खर्च किया जाता है। फिर 9% कुछ और योजनाएं हैं जो केंद्र और राज्य मिलकर चलाते हैं, वो अलग, वो ये वाले भी नहीं हमें पढ़ने, बस 1 2 3 ऐसे 1 2 3 तीन ही बस टॉप 3 याद हमें रखने हैं। सबसे बड़ा, सबसे आय के स्रोत, सबसे ज्यादा बड़े व्यय के स्रोत। ठीक है, तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर हो गया हमारा, आय और व्यय। इसके बाद एक चीज इस बजट में जो खूब न्यूज में आ रही है वो ये वाली है, ये तो सबको पता होगा कि बजट में टैक्स की नई स्लैब बना दी गई है कि कितना टैक्स लगेगा, और ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नई स्कीम है, न्यू टैक्स की पिछले साल से ही चल रही है, लेकिन इस बार इसमें थोड़ा लिमिट बढ़ा दी गई। पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं पड़ता था, इस बार कर दिया 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10% आय का, 9 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 20%, 15 से ऊपर 30%। कुछ है नहीं, बस याद रखना 5 10 15 20 30। ठीक है, 25 नहीं है बीच में, 25 याद रखना, 25 ही गायब है। 5 10 15 20 30 और 3 3 से वो बढ़ाते रहो, बस 3 लाख उधर है, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से ऊपर। ठीक है, तो ये टैक्स की स्लैब बना दी गई। लेकिन देखो 3 लाख तक जिसकी आय है वो तो टैक्स के ब्रैकेट में नहीं आना, उस पर टैक्स पड़ना ही नहीं। लेकिन तब भी जो एक न्यूज बहुत आ रही है, जो 7 लाख तक जिसकी इनकम है, जो यहां तक भी आ रहा है ना, उसको भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा 7 लाख तक। क्यों? जो 7 लाख तक, ये देखो लिखा हुआ है, द टॉप अर्निंग अप टू 7 लाख एंटाइटल्ड टू रिबेट। जिनकी 7 लाख तक इनकम है ना, उनको भी छूट कई सारी मिल जाती है। इसलिए अगर किसी की टोटल इनकम 7 लाख है ना, तो रिबेट की कैटेगरी में आ जाते हैं, छूट की कैटेगरी तक में आ जाते हैं, और उनको भी टैक्स नहीं देना पड़ता कुछ भी। हालांकि अगर 3 से ऊपर हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, टीडीएस कटाना, लेकिन वो पैसा आपका सब रिटर्न हो जाएगा। तो इसलिए ये आपको याद रखना है कि 7 लाख तक जो है कोई छूट, रिबेट है, छूट नहीं, छूट है आपकी। और ये नई टैक्स स्लैब है जो याद रखनी है। चलो बस, अब इसके बाद हमारे कुछ कुछ जो बड़ी घोषणाएं की गई 4-5 क्षेत्र की हैं वो हमें देखनी है। बस नंबर 1, देखो हरित डेवलपमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट के लिए जो 7 प्रायोरिटी थी ना, सप्तऋषि में से एक था, सब हमें नहीं पढ़ने हैं, कुछ की काम वाली चीजें। जो ग्रीन डेवलपमेंट है उस पर, ग्रीन मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो देखो भारत बहुत बड़े भारत ने संकल्प किए हैं कि भारत को 2070 तक कार्बन जीरो देश बना देना है, मतलब 0 कार्बन भारत एमिट करेगा 2070 तक। ये लक्ष्य है हमारा, बहुत बड़ा लक्ष्य है। भारत में वैसे भी सौर ऊर्जा को बहुत प्रमोट किया जाता है, तो क्लीन डेवलपमेंट की बात की गई है इसमें। देखो 2-3 चीज हमें याद रखनी है कि एक योजना, हरित ऋण मतलब ये सोलर एनर्जी इनके सबके लिए ऋण दिया जाएगा, कोई काम का नहीं। ये योजना याद रखनी है, पीएम प्रणाम, ये नई योजना पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम योजना जो है, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम करने के लिए, जो यूरिया और डीएपी इस्तेमाल की जाती है, और बाकी के चीजों का इस्तेमाल, जो जैविक उर्वरक हैं, गोबर की खाद है, इनका सबका इस्तेमाल बढ़ाने के लिए ये पीएम प्रणाम योजना शुरू की गई। नाम याद रखना है पीएम प्रणाम का, ठीक है, और इसलिए इंपॉर्टेंट योजना है। गोवर्धन योजना बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये 3-4 योजनाएं बड़ी काम की हैं, इसलिए ये वाली चीज इंपॉर्टेंट। पीएम प्रणाम हो गई एक, दूसरी गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना का मतलब ही है
ये वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ का मतलब है GOBAR, इसका नाम है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक एंड बायो एग्री रिसोर्सेज। पूरा नाम, पूरे नाम से कोई मतलब नहीं है, बस याद रखो कि वेस्ट टू वेल्थ, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक है। अवशिष्ट पदार्थ क्या है? कोई भी अवशिष्ट पदार्थ है, कूड़ा है, कचरा है, कचड़े से आप कोई नई चीज बनाओ, प्लास्टिक से रोड बना दी देखो सूरत में, ठीक है। ऐसे वेस्ट टू वेल्थ वाला कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, जो 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 चीजें वेस्ट हो गई, अवशिष्ट हो गई, उनको उनका इस्तेमाल करके आप कोई नया प्रोडक्ट बनाओ, जिससे क्या हो, आपको फायदा हो, तो पैसा आमदनी भी हो। तो वेस्ट टू वेल्थ वाला कॉन्सेप्ट, योजना का नाम दिया गया गोवर्धन। मिस्टी फिर से एक बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है पूछे जाने वाली, हरित डेवलपमेंट, ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। मिस्टी योजना क्या है कि जो तटीय एरिया है ना भारत के पास, सबको पता है ये बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है भारत के पास। कोस्टल मतलब जो समुद्र से जुड़ा हुआ एरिया है, इधर उधर समुद्र है। इस तटीय एरिया पे पेड़ लगाने हैं, कोस्ट लगाने हैं। और जो कोस्टल एरिया में पेड़ लगते हैं ना, जो दलदली क्षेत्रों में या पानी ज्यादा पानी में हो जाते हैं, उनको मैनग्रोव्स बोलते हैं। तो मैनग्रोव के जंगल, मैनग्रोव बहुत फायदा करते हैं। एक तो बाढ़ को रोकते हैं ना, ऊपर से मैनग्रोव बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की समस्या है दुनिया में ज्यादा हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये मिस्टी का मतलब है, वो है मैनग्रोव को बढ़ाना, ठीक। इसका भी पूरा नाम है, पूरा नाम देखना पड़ेगा आप, MISTI, मिस्टी। ऐसे मैनग्रोव इंस्टॉलेशन ऑन शोर, शोर मतलब बॉर्डर पे, है। तो इसका फुल फॉर्म एक बार देख लेना, वैसे नाम याद रखो, मिस्टी क्या है, ये योजना मैनग्रोव जंगलों को बढ़ाने के लिए। अमृत धरोहर, देखो एक योजना ये भी नाम दे दिया गया है। अमृत धरोहर, जो भारत में वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड मतलब तालाब, पानी जो जो होते हैं ना, तालाब वगैरह जो है, दलदली क्षेत्र, उनके संरक्षण के लिए ये योजना वो की गई कि उनका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करना। सबने पढ़ा होगा, ये एनवायरमेंट में भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में भी होता है, रमसेर साइट्स होती हैं। रमसेर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, जिससे क्या हुआ, पूरी दुनिया में जो वेटलैंड्स हैं, तालाब वगैरह हैं, पानी वाली बॉडीज हैं, जलीय संस्थाएं हैं, उनको संरक्षित किया गया था। तो भारत सरकार ने एक योजना शुरू की थी, अमृत सरोवर। अमृत सरोवर मतलब ऐसे तालाब बहुत सारे खोदे जाएंगे। तो तालाब खोदने से क्या होता है कि जो मानसून का पानी है वो सब नीचे भर जाएगा, ग्राउंड वाटर बढ़िया हो, अच्छा हो जाएगा, वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा। अब अच्छा, उन तालाबों को अच्छा इस्तेमाल करना है, तो उस अमृत सरोवरों का अच्छा इस्तेमाल करना है, उस योजना को अमृत धरोहर नाम दे दिया गया। तो ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमारे, पीएम प्रणाम, गोवर्धन, मिस्टी, अमृत धरोहर, चारों हो गए इंपॉर्टेंट। हेल्थ के लिए देखो अगला, हेल्थ के लिए सरकार ने बजट रखा है 2.1, पूरी जीडीपी का। पता है भारत सरकार 2.1% हेल्थ पर खर्च करती है, और 2.9% पूरी जीडीपी का एजुकेशन, शिक्षा पर खर्च करती है। जबकि इसकी सिफारिश है 6% खर्च करना। कई कमेटी बोल चुकी है दुनिया के, भारत से गरीब गरीब देश शिक्षा पर 6% जीडीपी का खर्च करते हैं, भारत 3 भी नहीं पूरा खर्च करता है। और हेल्थ पर कई रिपोर्ट आई है जो कहते हैं 3% खर्च करो, वो 2.1%, वो तो कोरोना के बाद थोड़ा बढ़ गया, वरना 1.5% ही था। तो भारत शिक्षा और स्वास्थ्य पर अभी भी बहुत कम खर्च करता है। शिक्षा पर तो आधा खर्च करता है जितना खर्च करना चाहिए, खुद जितना मान रखा है सरकार ने अपनी रिपोर्ट्स में। और स्वास्थ्य का तो देख ही लो हालत, ठीक है। 2.1% जीडीपी में खर्च किया जाता है। सिकल सेल एनीमिया, ये एनीमिया एक होता है, एनीमिया सबको पता है, आयरन की कमी हो जाती है। और सिकल सेल मतलब होता है जिसमें जो आरबीसी होती है ना, रेड ब्लड सेल, वो सी शेप की ऐसे उनकी आकृति बन जाती है, ऐसी हो जाती है, इसलिए सिकल सेल उसको बोलते हैं। उस एनीमिया को खत्म करना है भारत से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगला, भारत में नर्सिंग कॉलेज 157 नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे। नर्सिंग की बहुत दिक्कत कोरोना में महसूस हुई, डॉक्टर्स तो तब भी थे, लेकिन डॉक्टर सपोर्ट स्टाफ बिल्कुल नहीं था हॉस्पिटल्स में जो सब सपोर्ट कर सके डॉक्टर्स को, तो इसलिए ये शुरू किया गया। और फिर फार्मा को बढ़ाया जाएगा, मतलब दवाओं पे रिसर्च को बढ़ाया जाएगा, ये सब कोई काम का नहीं है। सिकल सेल एनीमिया याद रखो, ये टारगेट बेस पे खर्च करना है, और जीडीपी कितना खर्च कर रही है भारत सरकार। एग्रीकल्चर पर, एग्रीकल्चर पे सरकार कोई बहुत बड़ा काम तो कर नहीं रही है। ऋण ऋण बता रखा है कितना हम देंगे, और प्रोत्साहन, स्टार्टअप को प्रोत्साहन करने के लिए खेती से जुड़े हुए स्टार्टअप जो है, नए नए उद्योगों को कृषि वर्धक निधि बनाई जाएगी।
जिसमें पैसा दिया जाएगा, उन जो स्टार्टअप शुरू करेंगे उनको पैसा दिया जाएगा। बागवानी वाला कोई अलग चीज तो योजना है नहीं। पशुपालन के लिए 20 लाख करोड़ देगी, ये भी कोई काम की नहीं है, छोड़ दो इसको। अगला वाला भी कोई काम का नहीं, आखिरी वाला सबसे काम का, बस इसी के लिए ये स्लाइड डाली उन्हें। और इससे जुड़ा क्वेश्चन तो पूछा ही जाना है इस बार कुछ ना कुछ। 2023 जो साल चल रहा है, इसको यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है, मोटे अनाज का साल। और भारत ने नहीं, पूरी दुनिया ने। तो मोटा अनाज क्या होता है? मोटा अनाज होता है ज्वार और बाजरा, ठीक है। अच्छा, मोटे अनाज को अभी तक एक समय चल गया कि उसको बड़ा बेकार माना जाने लगा, जानवरों को खिलाने लगे बाजरा ज्वार, कि भाई नहीं, गेहूं बड़ी चीज है, आटे की रोटी खाएंगे। अब धीरे धीरे लोगों को पता चला, ना ना, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, साइंटिस्ट विज्ञान भी बता रही है ये चीज, कि भाई जो ये मिलेट्स हैं, मोटा अनाज, ये तो बड़ा फायदेमंद होता है, पेट के लिए बड़ा फायदेमंद है, हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। तो अब इस पे फोकस हो रहा है। अच्छा, दूसरी फायदे की चीज, जो ये नॉर्मल चावल है, धान है, ये तो बहुत ऐसी ऐसी क्रॉप है कि बहुत ज्यादा पानी लगता है इसमें, और पूरी दुनिया में पानी की समस्या हो रही है, वाटर लेवल कहाँ नीचे भागा जा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है। और मोटा अनाज ये बहुत कम पानी में हो जाता है, ठीक है, तो पर्यावरण के लिए भी बहुत काम का है। तो इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस साल को 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया। और दुनिया में सबसे ज्यादा मिलेट, मोटा अनाज उत्पादन करने वाला देश कौन सा? भारत। तो भारत कैसे पीछे रह जाए, योजना शुरू कर दी गई, और इस योजना को नाम दिया गया श्री अन्न। अच्छा, ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि मोटे अनाज को क्या नाम दिया गया है, भारत सरकार ने नाम क्या दिया है? श्री अन्न। श्री अन्न, ये जो मोटा अनाज है मिलेट, इसको एक नाम दे दिया गया, श्री अन्न, ठीक है, ये योजना। और इसमें इसके इसका प्रोत्साहन, इसको और उगाया जाएगा, और इसका इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा इस योजना के अंदर, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा जो मोटा अनाज है वो राजस्थान में प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये चीज, अब इससे जुड़ी हुई कई सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, ज्योग्राफी में भी वो सब हम पढ़ते रहेंगे कि मिलेट से जुड़ी हुई चीज, लेकिन तीन चीजें याद रखना है। इसको श्री अन्न नाम दिया गया है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, निर्यात भी दूसरे नंबर पे करता है भारत। और तीसरी चीज क्या थी? राजस्थान भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मिलेट्स का। ये हो गया। बस ये 2-3 पॉइंट ये यूथ के लिए याद रखने, कभी कभी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं बस, कि यूथ, युवाओं को क्या किया जाएगा। तो इस बजट में नाम दे दिया गया कि ये जो पीढ़ी है ना, ये अमृत पीढ़ी है। यूथ को नाम दे दिया गया अमृत पीढ़ी, बिना बात के अमृत पीढ़ी ना, जैसे सबको पता है ना, अमृत काल चल रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव बनाया 75 साल का, पिछले साल 2022 में 75 साल आजादी के पूरे हुए थे, और 2022 में, तो 2022 से लेकर 75 साल से 100 साल तक का जो टाइम होगा, मतलब 2047 साल तक का, 47 तक का टाइम, मतलब आने वाले 25 साल, उसको अमृत काल नाम दिया गया था ना, जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे। 1947 में देश आजाद हुआ था, और 2047 में 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो जो आने वाले 25 साल हैं, ये अमृत काल कहलाएंगे, और इसमें जो युवा होंगे वो अमृत पीढ़ी कहलाएंगे, जो सबसे ज्यादा बेरोजगार है, ठीक है। तो उनको आगे लाने के लिए क्या काम किया गया, तो दिखाया गया 3 चीजों पर फोकस किया जाएगा। एक तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसमें 47 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। अप्रेंटिसशिप पता है, जो उद्योगों में ट्रेनिंग करने लोग जाते हैं, ठीक है, बस ट्रेनिंग मान लो आप, काम की जगह पर उद्योगों में जाके ट्रेनिंग करते हैं, वहां पर स्टाइपेंड भी मिलता है, काम भी सीखते हैं, स्किल डेवलप होती है। बूस्टिंग टूरिज्म, टूरिज्म विकसित किया जाएगा, टूरिज्म में युवाओं को रोजगार इससे मिल जाएगा, ठीक है। कभी कहते हैं टूरिज्म में बहुत ज्यादा स्कोप होता है रोजगार का, तो टूरिज्म विकसित, ये युवाओं के लिए है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, टूरिज्म विकसित किया जाएगा, और यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे हर जिले में। यूनिटी मॉल का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझना है। इन स्टेट कैपिटल, अच्छा अभी तो कैपिटल में शुरू कर रहे हैं बस, हर राज्य की राजधानी में यूनिटी मॉल क्या होगा समझना। देखो, एक योजना है सरकार की जिसको कहते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिले में एक उत्पाद पर फोकस करना है अच्छे से, क्योंकि अगर हर चीज आप उस जिले में उत्पादन पे फोकस करोगे तो सरकार भी नजर नहीं रख पाएगी, तो कम से कम एक चीज जो उस जिले की खासियत है उसको प्रोत्साहन दिया जाए। जैसे सबने सुना होगा कि क्या है, कन्नौज में इत्र का बहुत वो होता है, पुरानी इंडस्ट्री लगी हुई थी, ठीक है, और मुरादाबाद को पीतल नगरी बोलते हैं,
ऐसे मेरठ में स्पोर्ट का सामान को मिलता था, अलीगढ़ में ताले बनते थे। तो ऐसे हर जिले के लिए एक उद्योग को चुना जाए और उसको प्रोत्साहन दिया जाए। अब अच्छा, लोग बनाने तो लगेंगे लेकिन उनको बेचा कहाँ जाएगा? ठीक है, बना के रख लें, उससे क्या फायदा? तो उसके लिए मॉल बनाए जाएंगे, ये यूनिटी मॉल कहलाएंगे जिले की राजधानी में, जहां पर उस प्रोडक्ट की सप्लाई होगी और वहां पर वो सेल किए जाएंगे, जिससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये यूनिटी मॉल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये तीन चीजें, अप्रेंटिसशिप, टूरिज्म और यूनिटी मॉल। आखिरी चीज हमारी, नहीं आखिरी है कि 100 साल, जब 100 साल हमारे होंगे तो ये चार चीजें 100 साल तक की यात्रा में आने वाले 2047 तक इन चार चीजों पर विशेष फोकस करना है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, कि महिलाएं आगे विकसित हों। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, जिसको पीएम विकास कहा जाता है, ये भी याद रखना है। पीएम विकास क्या है? विश्वकर्मा कौशल सम्मान। इसमें जो लोग हाथों से सामान बनाते हैं, जो भी हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, कारीगर, शिल्पकार, उनको आगे बढ़ाया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, जानकारी। पर्यटन हो गया, टूरिज्म, महिला हो गई, युवाओं के लिए विश्वकर्मा कौशल हो गया, टूरिज्म हो गया और ग्रीन डेवलपमेंट हो गया। कि ऐसा विकास हम करेंगे जिससे पर्यावरण को प्रदूषण ना हो। तो इन चार चीजों पर फोकस करना है हमें 100 साल में। अंदर की कोई चीज नहीं याद रखनी है, बस नाम याद रखने हैं। और आखिरी चीज, जो दो तीन चार फैक्ट बच गए, नहीं कोई कहीं पे योजनाएं बच गई, वो मैंने यहाँ पर डाल दी बस, और कहीं उनके लिए अलग स्लाइड की जरूरत नहीं थी। एक तो एक योजना शुरू की गई, ये भारत श्री, ये पहल भारत श्री। भारत श्री का मतलब है, देखो ये पूरा नाम ये है, भारत श्री का मतलब ये है शेयर्ड रिपोजिटरी फॉर ऑफ इंस्क्रिप्शंस। जो पुराने लेखक, ऐतिहासिक काल के, हिस्ट्री के, प्राचीन इतिहास की जो किताबें हैं, जो जो भी धरोहर हैं, लिखित धरोहर है, उन सबको डिजिटाइज करना, मतलब उनको कंप्यूटर पर लिखना सबको, कि जिससे वो खो ना जाए। पुरानी पांडुलिपियां हैं, इसलिए ये योजना इंपॉर्टेंट है, भारत श्री योजना। पुरानी चीजों को, ऐतिहासिक इंस्क्रिप्शंस को डिजिटाइज करना, फिर उसमें कंप्यूटर के फॉर्म में उसमें लिख देना सब। विवाद से विश्वास, एक ये तो कई सालों से चल रहा है, लेकिन फिर भी फिर से इसमें इस बजट में था तो मैंने डाल दिया। विवाद से विश्वास का मतलब विवाद नहीं करना है, विश्वास करना है। मतलब टैक्स के जितने भी मामले हैं ना, टैक्स के विवाद जितने भी हैं सरकार और लोगों के बीच में, तो उसमें क्या है, सरकार का ये प्रयास रहेगा कि सरकार केस ना लड़े और सुलह सुलह करके वो मामला निपटा लिया जाए और लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करें। सरकार का मकसद विवाद करना नहीं है। डिस्प्यूट सेटलमेंट जो है, टैक्स वाले डिस्प्यूट, वो बातचीत करके सॉल्व किए जाए, केस ना किया जाए। और आखिरी योजना पीएम, पीएम मतलब प्रधानमंत्री, पीवीटीजी योजना। पीवीटीजी मतलब बोलते हैं पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो आदिवासी समूह हैं, जो बहुत पीछे रह गए हैं, उनके लिए ये योजना है, उनके प्रोत्साहन के लिए। पीवीटीजी, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो ये हमारा सभी योजनाएं हो गई बजट की, और ये हमारा पूरा बजट कंप्लीट हुआ। इसमें मैंने इकोनॉमिक्स वाली चीजें जो आगे बताई वो बहुत काम की हैं, और जो करंट वाली चीजें हैं वो उसमें सब लाख करोड़ और ये सब कुछ नहीं पढ़ना, बस पॉइंट पॉइंट याद रखना है, स्कीम्स के नाम याद रखना है।